साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। जमीन आपकी, घर आपका और अचानक कह दिया जाए ना जमीन आपकी न घर आपका, इसे क्या कहते हैं? इसे दबंगई कहते हैं, गुंडाई कहते हैं। अगर आपने जमीन बेच डाली, किसी को दे डाली, आपको पैसे मिलने चाहिए, जाहिर सी बात। लेकिन जब सरकार ऐसी जमीन लेती है, अक्वायर करती है, अधिग्रहित करती है, तो उसके नियम है, कानून है। अब वो ये कि आपको वाजिब मुआवजा मिलेगा, या ये होता है कि आपके परिवार के किसी सदस्य को, किसी परिजन को नौकरी मिलेगी, ऐसा भी होता है। लेकिन बात केवल झारखंड की नहीं है, ये बात दिगर है कि झारखंड में यह दंश बहुत गहरा है, बहुत तीखा है, और जो तीस्तर है, ये आज की बात नहीं है। टाटा से लेकर एचईसी, बोकारो स्टील प्लांट, अब तो मत पूछिए जमीन कहां कहां खोद डाली जा रही। तो कहीं अबरक होगा, तो कहीं सोना होगा, तो कहीं कोयला होगा, कहीं यूरेनियम होगा, पता नहीं क्या। अनमोल खजाना कुदरत ने नवाजा झारखंड को, और इसके लिए बोलता कौन? एक ऐसी प्रजाति है जिसे हम लोग नेता कहते हैं, वो बोलता है। लेकिन सभी नेता बोलते नहीं, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं। और कोयलांचल विस्थापन की समस्या बहुत गहरी है, और मैं इसे अक्सर अस्थायी कहता हूं। योगेंद्र साव का परिवार लगातार लड़ाई लड़ता रहा है बड़का गांव से, और कोयलांचल में तेजी से उभरा एक नौजवान यानी कि डुमरी एमएलए जयराम कुमार महतो भी पढ़ते हैं। तो क्या जयराम महतो को अंबा प्रसाद यानी कि योगेंद्र साव की बेटी का साथ मिल गया है, या योगेंद्र साव, अंबा प्रसाद और जयराम महतो के बीच कुछ बातचीत हुई? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? इतने विधायक है, इतने मंत्री हैं, और कांग्रेस से योगेंद्र साव आते हैं। हाँ ठीक है, कांग्रेस के की जो झारखंड इकाई है उसने समर्थन व्यक्त किया, लेकिन कोई ऐसा विधायक मुखरता से परखरता से सामने नहीं आए इनके सवालों को उठाने के लिए कि गिरफ्तारी आखिर क्या हो गई। वो यही सवाल तो उठा रहे थे ना, जो विस्थापित हो रहे लोग उन्हें वाजिब मुआवजा मिले, उनकी यही तो मांग थी, और क्या थी। लेकिन कांग्रेस का कोई एमएलए इस प्रखरता से मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन सामने आते हैं जयराम महतो। मैं चाहता हूं कि आपको सिलसिलेवार सुनवाऊं। पहले सुनिए कि विस्थापन का सवाल, ठीक है बड़का गांव का जिक्र ना किया हो उन्होंने, जिक्र करें या ना करें, विस्थापन का सवाल उठाते हैं, मजदूर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, सदन में उठाते हैं। सुनिए ये वीडियो, उसके बाद मीडिया से रूबरू होकर क्या कहा जयराम महतो ने, वो भी हम आपको सुनवाएं। जिसमें मेरा सवाल था कि राज्य में किसानों को सिंचाई हेतु जो डैम बनाए गए हैं, तो इसको इन्होंने स्वीकार किया है कि किसानों की सिंचाई के लिए डैम बनाए गए हैं। तो मैं माननीय मंत्री से सीधा जानना चाहता हूं कि कोई भी एक पार्टिकुलर पंचायत का भी उदाहरण देकर वो बताएं कि जो डैम का निर्माण हुआ है उस पानी से उन गाँवों में सिंचाई के माध्यम से किसान खेती कर पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, एक पंचायत का नहीं, आपको हम लिस्ट भेज देता हूं। पूरे जो मेरा झारखंड में करीब 105 अदद छोटे बड़े सिंचाई योजना पूर्ण किया गया है, और 3786 अदद चेक डैम का भी निर्माण किया गया है, जिसमें 5,86,480 हेक्टेयर सिंचाई सृजन किया जा रहा है। तो अगर आप एक क्यों, यहाँ तो मेरे पास पूरा लिस्ट है, आपको मैं टोटल लिस्ट भेज देता हूँ। ठीक है, मैं लिस्ट तो ले लूंगा। दूसरी बात है, मेरा एक सवाल था जिसमें विभाग का उत्तर है कि विस्थापन, भूमि अधिग्रहण, वन भूमि बाधा उत्पन्न होने के कारण जो परियोजनाएं लंबित हैं उनको पूर्ण करने में समय लग रहा है। तो मैं मंत्री महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, अभी ठीक पहले माननीय सदस्य सविता महतो जी भी विस्थापन की बात कर रही थी, वो भी चांडिल डैम से संबंधित था। तो मेरा कहना यह है कि जब भी कोई डैम का निर्माण होता है, जलाशय का निर्माण होता है, उसमें किसानों की जमीनें जाती हैं, 7% जमीनें किसानों की होती है। लेकिन जब डैम का निर्माण होता है, उसमें जब पानी की सुविधा देने का काम होता है, तो हम लोग बहुत आसानी से उद्योगों को पानी पहुंचाते हैं। जैसे हमारे टेनू घाट डैम का पानी बहुत आसानी से हम लोग सेल बीएसएल को देते हैं।
हम कोणार्क डैम का पानी डीवीसी को देते हैं, हम डिमना डैम का पानी टाटा को देते हैं। तो फिर जब किसानों की बात आती है तो इतनी सारी अड़चनें क्यों? क्या इस राज्य में किसान होना अभिशाप है? जब उद्योग की बात आती है तो अड़चनें नहीं आती है, उनके लिए एनओसी आराम से मिल जाता है, हम पानी को आसानी से और माने सुलभ तरीके से उनके उद्योगों तक पहुंचा देते हैं। तो फिर ये बाधाएं क्यों आती? मंत्री महोदय, मैं जानना चाहता हूँ। और आप लिख रहे हैं, स्वयं आपका उत्तर है कि परियोजनाओं को पूर्ण करने में काफी लंबा समय लगता है। कितना लंबा समय? ऐसा क्यों? आखिर ये भेदभाव क्यों कि उद्योग को पानी देना हो तो आसानी से मिल जाता है और किसानों जिनके जमीनों पर उन जलाशयों का डैमों का निर्माण हुआ है उनको पानी देना होता है तो फिर आपका उत्तर होता है कि काफी लंबा समय लगता है। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या आप इन जो लंबा समय लगता है उसको कम समय में, कम अवधि में पूरा करने पर विचार करते हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, पहले नहर के लिए हम लोग को बहुत जमीन लेना पड़ता था जिसमें दिक्कत था। अब हम लोग यूजीपीएल सिस्टम से काम कर रहे हैं। पीटाण में एक बड़ी योजना, झारखंड का पहली योजना है जिसमें 120 गांव 20 तालाब में हम लोग पानी स्टोर करेंगे। और जहां तक सिंचाई के लिए उपलब्ध अभी जो हम लोग 2029-30 तक का जो लक्ष्य रखा है, हम लोग रखे हैं, जो शेष योजना है उसको पूर्ण करने के लिए, जिसमें 4,43,840 हेक्टेयर का सिंचाई हम लोग करेंगे। और कहीं कहीं कुछ बाधाएं हैं, उस बाधाएं को दूर करने के लिए हम लोग यूजीपीएल सिस्टम ला रहे हैं, जिससे हम लोग को किसान का जमीन लेने नहीं पड़ेगा। अंडरग्राउंड पाइपलाइन से हम लोग पानी किसान के खेत में पहुंचाने के काम करेंगे और उम्मीद है कि उनके भी क्षेत्र में जो काम चल रहे हैं वहां भी हम लोग सिंचाई के लिए खेत में पानी देंगे। 2029-30 मंत्री महोदय जी, मैं आशा करता हूं, बिल्कुल मेरे क्षेत्र को नहीं, सबसे ज्यादा लाभ आपके क्षेत्र का मंत्री महोदय। पुनासी जलाशय परियोजना जो देवघर को लाभ मिलेगा, अजय बराज परियोजना से देवघर जामताड़ा को लाभ मिलेगा और गुमानी बराज परियोजना से पाकुड़ और साहेबगंज को लाभ मिलेगा। तो संथाल परगना विशेषकर लाभान्वित होगा। तो मैं मंत्री महोदय से बिल्कुल आशा रखता हूं कि 2029-30 नहीं, आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा और 1-2 साल पहले ही हम लोग 27-28 में अगर कर लें तो और बेहतर होगा। चलिए, धन्यवाद जी। साथियों, सदन में देखा आपने कैसे मुद्दा उठाया जयराम महतो ने। अकेली पार्टी है, उसके इकलौते विधायक और हर मुद्दे पर बोलते हैं। आप कह सकते हैं कि उनमें तीखापन है, तीक्ष्णता है, स्वाभाविक सी बात है। जो समाज वंचित होता है बरसों से ना, तो बोलेगा कौन? वही बोलेगा। और उसके अंदर अगर आप बहुत ज्यादा मर्यादा ढूंढिएगा, भाषाई सभ्यता, परिमार्जन ढूंढिएगा, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत कुछ सुधार देखने को मिलता है जयराम कुमार महतो। मीडिया से उर्वरे होकर कैसे ताल ठोकी है जयराम ने, दोस्तों ये भी आप सुन लीजिए। मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, एक जनप्रतिनिधि जो पूर्व में उनके मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में भी वह राष्ट्रीय पार्टी की एक अच्छे पद पर धारित है और उनके परिवार के साथ इस प्रकार की घटना अत्यंत चिंताजनक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कंपनी आज बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है। बस तरीके बदले हैं, रूप बदले हैं, रंग बदले हैं, लेकिन शोषण का तरीका आज भी वो जारी है। एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो सोच सकते हैं आम व्यक्ति के साथ इस राज्य में क्या हो रहा है। और ये सच्चाई है, जहाँ जहाँ विस्थापन की समस्या है और जहाँ जहाँ लोग अपनी ज़मीन ना देने के पक्ष में हैं, ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ हैं, वहाँ उनके साथ इसी प्रकार के पुलिसिया दमन और जुल्म किया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार को एक विशेष टीम गठित करते हुए कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई करनी चाहिए, रैयतों के उनकी समस्याओं को सुननी चाहिए। कुछ दिन पहले तो एक घटना घटी थी जिसमें जिला प्रशासन, माने शर्म कहिए या हंसिए या फिर क्या कहिए, जिला प्रशासन चतरा से, गिरिडीह से, अन्य क्षेत्रों से लोगों को बस में लाई थी जन सुनवाई करने के लिए कि हाँ बड़का गाँव में जन सुनवाई हो रही है। फिर क्या हुआ, वहाँ के जो ओरिजिनल रैयत थे वो वहाँ सामने गए और बहुत मारपीट हुआ था। एक मैंने साधारण मैंने कह सकते हैं, ये साधारण घटना नहीं कह सकते हैं कि जिला प्रशासन इस प्रकार का कोऑपरेट कर रही है, जो कि चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को सबसे पहले अगर किसी विषय पर बैठकर समाधान करना चाहिए तो राज्य में विस्थापित की समस्या का समाधान करना चाहिए।
लेकिन कंपनियों की ओर से कहा जा रहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने लोगों को मुआवजा दिलवाना चाहते हैं और ये विरोध है कि नहीं, कंपनी अगर ऐसा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लोकतांत्रिक भारत है, उनको भी अधिकार है अपनी बातों को रखने का। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनकी बातों को आप नहीं सुनेंगे। अगर इस राज्य में किसानों की सुनी जाएगी, अगर इस देश में मजदूरों की सुनी जाएगी, तो उद्योग घरानों की उनकी भी सुनी जाएगी। अगर उनको लगता है कि कुछ कोई उनके साथ अपने पद और पावर का दुरुपयोग कर रहा है, तो उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, उनको भी तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए, एविडेंस के साथ उनको सामने आना चाहिए। चलिए साथियों, चलते हैं, इजाजत दीजिए। लेकिन हम लोगों ने एक वीडियो में चर्चा की है, वो ये कि ये टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है झारखंड की राजनीति में। बड़कागांव केरेडारी का मुद्दा, योगेंद्र साहु की गिरफ्तारी, धीरे धीरे आप देखिएगा ये मामला तूल पकड़ता जाएगा और नतीजे में क्या होगा कहा नहीं जा सकता। क्या बदलाव होगा, सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, ये देखने की बात होगी। तो हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट धनाधन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।